हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री इतिहास विश्व इतिहास राष्ट्र हिंदी प्राचीन मध्य युग आधुनिक विश्व का उत्तरोत्तर जागरण एवं धन सुधार प्रबंधन प्रबंधक अमेरिकी क्रांति उनकी फ्रांसीसी की क्रांति 1815 के बाद यूरोप और मध्य क्रांति समाजवाद विमर्शवाद उपनिवेशवाद एवं समाजवाद प्रथम विश्व युद्ध पेरिस शांति सम्मेलन पूंजीवाद का प्रथम बड़ा संकट प्रथम विश्व युद्ध पूंजी और का दूसरा बड़ा संकट विश्व आर्थिक मंदी के विरुद्ध विध्वंसात्मक प्रतिक्रियावादी फ्रांसवादी नाजीवाद द्वितीय विश्व युद्ध के प्रथम पश्चात यूरोतर विश्व की दशा एवं दिशा समकालीन विश्व इतिहास तैयारी की विशेष रणनीति विश्व इतिहास के अध्ययन का अर्थ है परिवर्तन के तत्वों के रेखांकित करना तथा इस तरह को अतीत से वर्तमान तक के विकास रेखांकित करना परिवर्तन के प्रक्रम को समझने के लिए राष्ट्रीय राज्य की स्थापना इस परिवर्तन को समझने के लिए 14वीं सदी से 18वीं सदी के बीच यूरोप में होने वाले परिवर्तन को समझना आवश्यक है यूरोप की राष्ट्रवाद एवं यूरोप पर इटली एवं जर्मनी का एक तरह एशिया में समाजवाद एवं अरब राष्ट्रवादी आर्थिक तथा इटली एवं जर्मनी के एवं निजवाद विदेश नीति तथा द्वितीय विश्व युद्ध एशिया का अफ्रीका पर प्रभाव शीत युद्ध एवं ब्रिटिश आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय संकट जैसे सभी नगर संकट यूरोप प्राच्य संकट वियतनाम संकट अध्ययन का विशिष्ट तरीका अध्ययन की लंबवत पद्धति टॉपिक विशेष का गहराई से अध्ययन अमेरिकी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद अध्ययन की क्षैतिज दृष्टिकोण से एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़ते हुए परिवर्तन एक अध्ययन को रेखांकित करना है अमेरिकी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद प्रथम विश्व युद्ध राष्ट्रवादी चरण उग्रवादी चरण गांधीवादी चरण अनुसार दृष्टिकोण इतिहास विश्व के मध्य में अन्य विषयों के संबंध से विकसित करना विश्व इतिहास उद्योग हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और संविधानीय की साक्ष्य को विकसित करने में भी कर सकते हैं विश्व इतिहास प्राचीन मध्य एवं विश्व का विश्व इतिहास के अध्ययन को यूरोप केंद्रित क्यों माना जाता है प्रश्न विचार ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि विश्व की महान भौतिक वैचारिक उपलब्धियां पश्चिम विश्व में ही प्रकट हुई है पश्चिम से ही उनका प्रसार विश्व के अन्य क्षेत्रों में हुआ है यूरोप केंद्रीय विचार से सहमत होना क्यों कठिन है विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं एशिया एवं अफ्रीका पश्चिम एशिया में मेसोपोटामिया की सभ्यता भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता तथा उत्तर पूर्व अफ्रीका में मिस्र की सभ्यता इसके थोड़े समय बाद की चीन की सभ्यता थी यहाँ तक यूरोप का सवाल है तो यूरोप की प्राचीनतम सभ्यता यूनान की सभ्यता ग्रीक सभ्यता ऊपर वर्णित सभ्यताओं से बहुत बाद की है उसी प्रकार प्रथम वैश्विक साम्राज्य की स्थापना यूरोप में नहीं बल्कि पश्चिम एशिया में हुआ तथा एशिया कमानी साम्राज्य के नाम से जाना गया है इतना तक कि यूरोप पुनर्जागरण के उद्भव में भी पूर्व सभ्यता का योगदान रहा है प्राचीन यूरोप में राजनीतिक संरचना विश्व के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे में स्वतंत्र रूप तथा क्रमिक रूपों में विकसित हुए हैं मानव पहले शिकारी एवं खाद्य संग्राहक धारणाओं पहचान काल में पहली बार वह खाद्य उत्पादन की अवस्था में पहुंचा फिर मानव ने पहले धातु के रूप में तांबे का प्रयोग आरंभ किया अंत इस कालखंड को ताम पहचान काल के नाम से जाना गया है फिर विश्व के कुछ समुदायों ने तांबे से कांसे का विकास किया है यह तांबे को तुलना अधिक ठोस धातु थी तथा उत्पादन में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी इसीलिए यह समुदाय अधिक विकसित होकर सभ्यता की अवस्था में पहुंच गया है फिर यह नगरीकरण की अवस्था में पहुंच गया था तथा लिपि का प्रचलन भी आरंभ हो गया था विश्व की इन प्राचीनतम सभ्यताओं में पूर्व अफ्रीका में मिस्र की सभ्यता इराक में दजला गुमफुरा की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता तथा भारत में हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आई है लगभग उसी काल में 1500 ईस्वी पूर्व में
1500 ईस्वी पूर्व में अमेरिका में माया सभ्यता विकसित हुई है। चीन की सभ्यता इसके बाद की है। यूरोप इनके बहुत बाद सभ्यता की अवस्था में पहुंचा है। सबसे पहले दक्षिण पूर्व यूरोप में यूनानी की सभ्यता आई है। इनकी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण यह नगर राज्य 800 ईस्वी की अवस्था में पहुंच गया है। तांबे की पहचान मानव समुदाय लोहे की अवस्था में पहुंचा। लोहा एक मजबूत धातु तथा इसकी प्रचुरता भी अधिक थी, अतः इससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है। इसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना संभव हुई है। इस प्रकार साम्राज्यों का युग आरंभ हुआ है। इसके तहत निम्नलिखित साम्राज्यों की व्याख्या की जा सकती है। अखमीनी साम्राज्य, यह साम्राज्य पश्चिमी एशिया के ईरान में डेरियस के अधीन विकसित हुआ है। इसे इससे पहला वैश्विक साम्राज्य माना जाता है जो दक्षिण पश्चिम यूरोप से लेकर मध्य एशिया और उत्तरी पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। वही समय है जब भारत में मध्य साम्राज्य का उद्भव और विस्तार आरंभ हुआ है। सिकंदर का साम्राज्य आगे और डेरियस के साम्राज्य के पतन के पश्चात सिकंदर के साम्राज्य का उद्भव एवं विस्तार हुआ है। इसका आधार यूनान में मकदोनिया तथा सिकंदर के पिता फिलिप ने दक्षिण पूर्व यूरोप में यूनान के नगर राज्यों को जीत लिया था। इसके द्वारा ही एक साम्राज्य का निर्माण किया गया है। आगे उसके पुत्र सिकंदर ने इसे उत्तर पश्चिम भारत में व्यास नदी तक तथा उत्तर में मध्य एशिया तक फैलाया। परंतु जब 223 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई तो उसका साम्राज्य 3 भागों में बट गया। रोमन साम्राज्य, इस समय यूरोप में एक नए साम्राज्य का विस्तार आरंभ हुआ जिसे रोम साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। जैसे ही हमने पीछे देखा कि दक्षिण पूर्व यूरोप में एक यूनानी की सभ्यता स्थापित हो गई थी, परंतु चौथी सदी ईसाई पूर्व के मध्य में विघटन हो गया था, जबकि पूर्व रोमन साम्राज्य लगभग 1000 वर्ष आगे तक चल रहा था। मौर्य साम्राज्य, जिस समय यूरोप में रोम साम्राज्य अस्तित्व में आया, लगभग उसी समय भारत में प्रथम बड़े साम्राज्य के रूप में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश क्षेत्र से लेकर दक्षिण में कर्नाटक के ब्राह्मणी तक फैला हुआ था, परंतु यह रोम साम्राज्य जितना देर तक सिद्ध नहीं हुआ तथा दूसरी सदी ईसा पूर्व के मध्य में इसका विघटन हो गया। सिकंदर के पिता फिलिप ने यूनानी नगर राज्यों की जीत लिया था, इसीलिए यूनानी की सभ्यता साम्राज्य की अवस्था में पहुंच सकती थी, परंतु इसके पश्चात दक्षिण यूरोप में एक रोमन सभ्यता का विकास हुआ था। अगर यूनानी लोगों की दृष्टि से अधिक बौद्धिक थी तो रोमन लोगों की दृष्टि से अधिक व्यवहारिक, इसीलिए रोमन लोग ने एक साम्राज्य का निर्माण किया है। आरंभ में यह एक गणतंत्र था, परंतु आगे चलकर यह राजतंत्र के रूप में स्थापित हो गया था। फिर तीसरी सदी ईस्वी के पश्चात इसके विशाल आकार को देखते हुए इसका विभाजन पूर्व रोमन साम्राज्य एवं पश्चिम रोमन साम्राज्य के बीच हो गया है। पश्चिम रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी, जो तो पूर्वी रोम साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनुमिया, परंतु आगे पश्चिम रोम साम्राज्य को निरंतर जर्मन आक्रमण का सामना करना पड़ा था। इस कारण लगभग 476 ईस्वी में पश्चिमी रोम साम्राज्य का विघटन हो गया, क्योंकि गलती कर रहे सिकंदर के पिता ने यूनानी के नाटक रोम साम्राज्य, इसी समय यूरोप में एक नए साम्राज्य का विस्तार आरंभ हुआ जिसे रोम साम्राज्य के नाम से जाना गया है। जैसे ही हमने पीछे देखा कि दक्षिण पूर्व यूरोप में एक यूनानी की सभ्यता स्थापित हो गई थी, परंतु चौथी सदी ईसा पूर्व के मध्य में सिकंदर के पिता फिलिप ने यूनानी नगर राज्यों की जीत लिया था, इसीलिए यूनानी की सभ्यता साम्राज्य की अवस्था में नहीं पहुंच सकती थी, परंतु इसके पश्चात दक्षिण यूरोप में एक रोम सभ्यता का विकास हुआ है। अगर यूनानी लोगों की दृष्टि से अधिक बौद्धिक थी तो रोम लोगों की दृष्टि से अधिक व्यवहारिक, इसीलिए रोम लोगों ने एक साम्राज्य का निर्माण किया। आरंभ में यह एक गणतंत्र था, परंतु आगे चलकर यह तंत्र के रूप में प्रस्थापित हो गया है। फिर तीसरी सदी ईस्वी के पश्चात इसके विशाल आकार को देखते हुए इसका विभाजन पूर्व रोम साम्राज्य एवं पश्चिम रोम साम्राज्य के बीच हो गया है। पश्चिमी रोम साम्राज्य की राजधानी रोम थी, तो पूर्वी रोम साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनुमिया, परंतु आगे पश्चिम और रोम साम्राज्य को निरंतर जर्मन आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस कारण लगभग 476 ईस्वी में पश्चिमी रोम साम्राज्य का विघटन हो गया, जबकि पूर्व रोम साम्राज्य लगभग 1000 वर्ष आगे तक चल रहा है। मौर्य साम्राज्य, जिस समय यूरोप में रोम साम्राज्य अस्तित्व में आया, लगभग उसी समय भारत में प्रथम बड़े साम्राज्य के रूप में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम के हिंदुकुश से लेकर दक्षिण में कर्नाटक के ब्राह्मणी तक फैला हुआ था, परंतु यह रोम साम्राज्य जितना देर जीवित सिद्ध नहीं हुआ तथा दूसरी सदी ईसा पूर्व के मध्य में इसका विघटन हो गया। कुषाण साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात भारत में अनेक राज्य स्थापित हुए थे, किंतु इनमें से 2 राज्य साम्राज्य के स्तर तक पहुंच गए हैं। कुषाण एवं सातवाहन। कुषाण साम्राज्य ने एक विशाल आकार ग्रहण किया जो पश्चिम एशिया और मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत में बनारस तक फैला हुआ था। यह रेशम मार्ग के एक भाग पर भी नियंत्रण रखा था। हान साम्राज्य, लगभग इसी काल में चीन में एक बड़े साम्राज्य तो हान साम्राज्य का विकास हुआ। यह चीन एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। यह
अस्तित्व में रहा है। इसके अंतर्गत चीन में स्थापित वन समृद्धि आई है। रेशम मार्ग के संचालन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्राचीन यूरोप की कृषि अर्थव्यवस्था दसों के श्रम पर आधारित थी। यूरोप में दसों पर आधारित उत्पादन प्रणाली थी। वही भारत में दासों को घरेलू कार्य के लिए लगाया जाता था। भारत में दासों पर आधारित उत्पादन प्रणाली नहीं थी। वाणिज्य, व्यापार और नागरिक अर्थव्यवस्था, जो कि रोम साम्राज्य का नियंत्रण महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर रहा था, इसीलिए व्यापार और नागरिक अर्थव्यवस्था विकसित अवस्था में थी। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का संचालन इसी काल में हुआ था। चीन साम्राज्य के द्वारा इससे संरक्षण दिए जा रहा है। यह मार्ग पूरब से चीन को पश्चिम में रोम साम्राज्य से जोड़ता था तथा यह मार्ग मध्य एशिया से होकर गुजरता था। चीन में हान साम्राज्य, भारत के कुषाण साम्राज्य और पूर्व यूरोप में रोम साम्राज्य विभाजन के पश्चात पूर्व रोम साम्राज्य अथवा बीजेंटियन साम्राज्य इस तरह से संरक्षण देते हैं। भारत को रेशम मार्ग से विशेष लाभ इसीलिए होता है कि रेशम मार्ग के एक भाग पर कुषाण का भी नियंत्रण था। फिर चूंकि पश्चिम रोम साम्राज्य तथा पूर्व रोम साम्राज्य के ईरान के सयानी साम्राज्य को शत्रुता थी, इसीलिए सयानी साम्राज्य के द्वारा प्रायः यह मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाता था। ऐसी स्थिति में चीन से आने वाला रेशम भूमिका मार्ग से भारत की ओर मुड़ जाता था। फिर गुजरात के बंदरगाह से होकर अरब सागर होते हुए रोम साम्राज्य को भेजा जाता था। साथ ही यह भी गौर करने वाली बात है कि प्राचीन काल से लेकर यूरोपीय औपनिवेशीकरण तक यूरोप और एशिया के बीच होने वाले व्यापार संतुलन हमेशा एशिया के पक्ष में रहा था। इसका कारण रहा था कि एशिया उत्पादन के प्रति यूरोप का आकर्षण, दूसरी तरफ एशिया में यूरोप उत्पादन की मांग नहीं होना। इसीलिए रोम साम्राज्य को चीन एवं भारत के उत्पादन की अदायगी कीमती धातु देकर करनी होती थी। प्राचीन यूरोप की सामाजिक स्थिति। प्राचीन यूनानी और रोम साम्राज्य मुख्यतः दो भागों में विभाजित था। दासों के स्वामी तथा दास भूमि स्वामी सामान्यतः दासों के श्रम पर ऐशो आराम का जीवन जीते थे। प्राचीन यूरोप के धार्मिक स्थिति। भारत में वैदिक धर्म अति प्राचीन धार्मिक पंथ माना जा रहा है। यह लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से संबंध रहा था। फिर छठी सदी ईसा पूर्व के कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में वैद्य एवं जैन पंथ का उद्भव हुआ है। बौद्ध पंथ का दृष्टिकोण अधिक रेडिकल मूल परिवर्तन दृष्टिकोण तथा इसने कुछ ऐसे मूलभूत प्रश्न उठाए जिनसे भारत के बाहर के लोगों को भी आकर्षित किया। फिर इसे मौर्य साम्राज्य एवं कुषाण साम्राज्य का भी संरक्षण मिल गया है। यही वजह है कि यह विश्व धर्म के रूप में स्थापित हो गया था। दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, तिब्बत और जापान से होते हुए पश्चिम एशिया और मध्य एशिया तक पहुंच गया। जुरंत पंथ। इस पंथ का विकास ईरान में हुआ है। इसके प्रवर्तक जुरंत नामक चिंतक थे। इनका मानना था कि विश्व में हमेशा प्रकाश और अंधकार की शक्ति के बीच संघर्ष होता है और जीत प्रकाश की शक्ति की होती है। इससे अग्नि पूजा को विशेष महत्व दिया गया था। इससे ईरान खामेनी साम्राज्य का संरक्षण मिला था। अतः ईरान में इसका प्रचार हुआ। आगे जब इस्लामी शक्ति की स्थापना के बाद इसके अनुयायी को उत्पीड़ित किया जाने लगा तो फिर इधर उधर बिखर गए तथा 8वीं सदी में इनकी एक शाखा भारत भी आई वे पारसी के नाम से जाने गए हैं। चीन में ताओवाद एवं कन्फ्यूशियसवाद ये दोनों धार्मिक पंथ लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अस्तित्व में आए हैं। ताओवाद का प्रवर्तक लाओस था। यह मानव की प्राकृतिक तथा प्राकृतिक सौंदर्य बल देता है। दूसरी तरफ कन्फ्यूशियसवाद एक धार्मिक दर्शन की तुलना में सामाजिक दर्शन अधिक है। जिस समय कन्फ्यूशियस का आगमन हुआ था उसी समय चीन उथल के दौर से गुजर रहा था। इसीलिए कन्फ्यूशियस ने इस बात पर बल दिया कि लोगों को परंपरा का पालन करना चाहिए, पदानुक्रम को समझना चाहिए, माता पिता के गुरुओं को सम्मान देना चाहिए और अपने जीवन को अनुशासन का पालन करना चाहिए। ऐसे मानना है कि जिन लोगों की चेतना पर कन्फ्यूशियसवाद का गहन प्रभाव रहा है, यही वजह है कि चीन में साम्यवाद भी वैश्विक साम्यवाद से पृथक हो गया है। दुनिया में समाजवादी सरकारों का पतन हो गया है, परंतु चीन में यह सभी भी बरकरार है, क्योंकि कम्युनिस्ट ने लोगों की एक ऐसी मानसिकता विकसित कर दी है कि सत्ता एवं वरिष्ठ जन का सम्मान करना चाहिए। प्राचीन यूनान और रोम के अधार्मिक पंथ। प्राचीन यूनान और रोम से बहुदेववाद एक ऐसे देवता की उपासना का प्रचलन रहा था। इसके साथ ही मूर्ति पूजा प्रचलित रहती थी। प्राचीन यूनान और रोम में बड़ी ही सुडैल मूर्ति बनाई जाती थी, जहाँ प्राचीन यूनानी देवताओं को प्रतिनिधित्व दिया जाता था। यूनानी रोम मूर्तियों का प्रभाव आगे की गंधार कला पर देखा जा सकता है। फिर रोम साम्राज्य के अंतर्गत राजाओं की मूर्ति भी
होने लगी है। इन मूर्तियों की पूजा भी की जाती थी। यही कारण है कि आगे रोम साम्राज्य का पहले यहूदी पंथ और फिर ईसाई पंथों के साथ विवाद हुआ तथा रोम साम्राज्य के द्वारा उन्हें उत्पीड़ित किया गया है। यहूदी पंथ का विकास मेसोपोटामिया क्षेत्र में हुआ था। ईसा के पैगंबर अब्राहम थे। इन्होंने इन्होंने मेसोपोटामिया में यहूदियों के फिलिस्तीन क्षेत्र में लाया, लेकिन जब फिलिस्तीन क्षेत्र रोम साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया तो फिर रोम शासकों द्वारा उन्हें उत्पीड़ित किया जाने लगा। फिर यहूदियों की एक बड़ी संख्या मिस्र की ओर चलती चली गई है और परंतु वहां भी उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। फिर भी मिस्र से मूसा नामक सुधारक उन्हें फिर फिलिस्तीन क्षेत्रों में स्थापित किया। प्रस्तुत यहूदी पंथ पश्चिम का पहला ऐसा धार्मिक पंथ था जिसे कलिक्सवार एक ईश्वर एवं निराकार विश्व की अवधारणा को स्वीकार किया था। उन्होंने ईश्वर की परिकल्पना यहोवा के रूप में की, परंतु चूंकि यह मूर्ति पूजा का विरोध करता था इसलिए रोम साम्राज्य ने इसे उत्पीड़न करना आरंभ किया। ईसाई पंथ ईसाई मानसिक पश्चिम एशिया में जेरूसलम के पास बेथलहम में पैदा हुए थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सत्य एवं ईश्वर के विषयों में मनन चिंतन के लिए रेगिस्तान में अपना कुछ समय बिताया और फिर उन्होंने अपने विचारों को फैलाना आरंभ किया। उन्होंने भी एकेश्वरवाद पर बल दिया तथा सभी प्रकार के धार्मिक कर्मकांडों एवं मूर्तियों पूजा का विरोध किया। वे जनसामान्य के बीच रहने लगे और उन्हें बहुत अधिक लोकप्रियता मिलने लगी। रोम साम्राज्य को यह प्रतीत हुआ कि ईसाई महासीस उसके विरुद्ध जनसामान्य का विरोध संगठित करना चाहते हैं। इसीलिए कुछ यहूदी पुरोहितों ही उन्हें पकड़ कर ले गए। फिर जोड़िया के गवर्नर ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। आरंभ में उनके पंथों को पृथक नहीं समझा गया था, परंतु उनकी मृत्यु के कुछ समय पश्चात उनके पंथों को एक पृथक धार्मिक धर्म ईसाई पंथ के रूप में मान्यता मिल गई। आगे एक रोम साम्राज्य कॉन्स्टेंटाइन ने इस स्वीकृति दे दी कि फिर यह रोम साम्राज्य का राज्य धर्म बन गया है। फिर देखते देखते यह यूरोप में फैल गया। मध्यकालीन यूरोप की राजनीतिक स्थिति जैसे ही हमने देखा कि रोम साम्राज्य दो भागों में बढ़ चुका था, पश्चिमी रोम साम्राज्य पूर्वी रोम साम्राज्य। फिर जैसे कि वो हमें ज्ञात होता कि तीसरी सदी से उत्तर में पश्चिमी रोम साम्राज्य पर निरंतर आक्रमण होने लगा था। इसी कारण पश्चिमी रोम साम्राज्य का विघटन हो गया और फिर यूरोप में वर्ण व्यवस्था कायम हुई जिसे हम समाजवाद के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी रोम साम्राज्य आगे 1000 वर्ष तक चलता रहा था। आगे 1453 में कुस्तुनिया के पतन के साथ ही उसकी समाप्ति हुई है। समतावाद की राजनीतिक प्रशासनिक विशेषताएं रोम साम्राज्य के विघटन के पश्चात राजतंत्र का पतन हो गया। जब आक्रमणकारी अपने कबीले के साथ आगे क्षेत्रों में बस गए तथा क्षेत्रीय स्तर पर अपना शासन स्थापित कर लिए। फिर दूसरे युद्ध एवं वैवाहिक स्तर पर इनके बीच भी एक पिरामिडनुमा ढांचा तैयार हो गया जिससे निम्नलिखित प्रकार है। राजा लॉर्ड बैरन नाइट। इस पद्धति के तहत राजा का प्रजा के साथ सीधा संबंध नहीं रह गया, बल्कि ऊपर से नीचे तक एक पिरामिडनुमा ढांचा तैयार हुआ है। राजा लॉर्ड के जागीर देता बदले में लॉर्ड राजा को सैनिक सेवा प्रदान करता है और एक मुश्तत वार्षिक रकम देता है ताकि राजा उससे अपना भरण पोषण कर सके। राजा के पास अपनी सेना राजा की सेना नहीं होती है। नीचे लगभग यही सब लॉर्ड अथवा बैरन के बीच तथा बैरन एवं नाइट के बीच कायम होता है। दिलचस्प तथ्य यह था कि राजा सीधे तौर पर बैरन अथवा नाइट के साथ संपर्क नहीं कर सकता। मध्यकालीन यूरोप की आर्थिक स्थिति साम्यवाद का आर्थिक पहलू। रोम साम्राज्य के पतन के पश्चात व्यापार एवं नागरिक अर्थव्यवस्था के पतन हो गया। फिर समाजवाद के काल में अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आई है। यूरोपीय समाजवाद अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण तथा कृषि अर्थव्यवस्था का महत्व बढ़ा गया। अर्थव्यवस्था का क्षेत्रीय रूप विकसित हुआ तथा मुद्रा का प्रचलन अत्यधिक सीमित हो गया। सामंत एवं निर्यात दोनों कृषि अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर थे। अर्थव्यवस्था के संचार के लिए सामंतों ने किसानों को भी भूमि के बांध दिया। किसान अथवा रियायत भूमि खाली करके नहीं जा सकते थे तथा उन्हें सामंतों के खेतों में समाप्त के कुछ निश्चित ही मुक्त रूप में खेती करनी पड़ती थी। इससे कृषि दासता सर्फ मंडप कहा गया है। सामंतवाद एक आखिर यूरोपीय मध्ययुगीन संस्था थी। आगे राष्ट्रीय राज्य का विकास हो गया, इसीलिए इसका टूटना आवश्यक था। व्यापारिक चर्च व्यवस्था। ईसाई मसीह ने ईसाई धर्म को प्रतिपादित किया था। वह सदा एवं अंडमान मुक्त था। आगे सेंट पॉल एवं सेंट अगस्टाइन जैसे ईसाई संत हुए हैं। इन संतों ने भी ईसाई धर्म को हर प्रकार के अंडमान से मुक्त
मुक्त रखते हुए यह घोषणा की कि अवस्था ही मानव की मुक्ति का साधन है। परंतु कुछ शाब्दिक शताब्दियों के बाद दो अन्य संत पीटर लैम्बर्ट और तथा ट्रांसफर एक्टिविस्ट्स आए, जिन्होंने आस्था के बदले अच्छे कार्य को मानव मुक्ति का साधन बताया है। परंतु अच्छे कार्य को उन्हें अपने ढंग से परिभाषित करते हुए पुरोहितवाद, पादरी और संस्कारवाद पर बल दिया है, अर्थात प्रत्येक ईसाइयों को पुरोहित, पादरी का निर्देश मानना और सात संस्कारों का पालन करना है। इसी के साथ रोम कैथोलिक चर्च व्यवस्था के विकसित हुई तथा ईसाई धर्म कर्मकांड प्रधान हो गया। इस अवस्था के तहत रोम में चर्च का मुख्यालय स्थापित था। इसकी शाखा संपूर्ण यूरोप में फैली हुई थी। इस व्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं थी। सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। यूरोप रोम यह अपने स्वरूप के अखिल यूरोपीय संपूर्ण यूरोप था। इसके पास बड़ी भूमि संपदा होती है। क्षेत्रीय चर्च लोगों के पर धार्मिक कर लगाते हैं। शिक्षा एवं ज्ञान पर चर्च का एकाधिकार होता है। सबसे बढ़कर चर्च व्यवस्था के संपादक की तरह एक मध्ययुगीन संस्था थी, जो राष्ट्रीय राज्य के उद्भव तथा यूरोप के आधुनिकीकरण के मार्ग में एक बड़ी बाधा थी। यूरोप के बदलाव के लिए इसका टूटना आवश्यक था। इस्लाम का उद्भव तथा धर्म युद्ध। अब क्षेत्र एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई था तथा इसके पूर्व से फ्रांस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर, दक्षिण में अरब सागर और उत्तर में भूमध्य सागर स्थित था। यह मरुस्थलीय क्षेत्र था। केवल मक्का में एक हरित पट्टी उपलब्ध थी, जहाँ खेती होती थी। यहाँ विभिन्न जनजातियां बसती थी। इन्हें में बोदोई कहा जाता था। ये ऊंट पालते थे और हथियारबंद होकर चलते थे तथा प्रायः इनके बीच आपस में संघर्ष होता रहता था। ये अध्यर्षज्ञ लोग थे। यहाँ शिक्षा का भी प्रसार नहीं हुआ था। 6वीं शताब्दी में पूर्व रोमन साम्राज्य और सामसानी साम्राज्य के बीच संघर्ष के कारण जब फारस की खाड़ी का व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया और फिर व्यापार लाल सागर की ओर मुड़ गए, जिसका फायदा अरब जनजाति को मिला। विभिन्न जनजातियां अलग अलग धार्मिक पंथ से जुड़ी थी। इनमें से कुछ मूर्ति पूजक भी थी। तभी मुहम्मद का उद्भव एक पैगंबर के रूप में हुआ है और बीच से 612 ईस्वी से 632 ईस्वी के बीच इस क्षेत्र में एक नए धर्म के प्रसार का प्रयास करती रही है। इसे इस्लाम के नाम से जाना गया है। इसकी अनुयायी मुसलमान कहलाए हैं। पर पैगंबर ने यह घोषित किया कि ईश्वर एक है और वह है अल्लाह और मोहम्मद उसके पैगंबर संदेशवाहक है। एक तरह से अगर देखा जाए तो इस्लाम के द्वारा प्रतिपादित ईश्वरवाद उसके अब्राहिम से जुड़ा हुआ है, जिससे पहले यहूदी और ईसाई जुड़े रहे थे। परंतु इस्लाम का दृष्टिकोण आगे चलकर इसे रूप में कट्टर हो गए कि इनमें यह दावा किया कि मोहम्मद की अंतिम पैगंबर है और इनकी वाणी ही सत्य है। अर्थात अगर पिछले पैगंबर का विचार मोहब्बत से टकराता है तो वह स्वयं अप्रभावी हो जाएगा। पैगंबर मोहब्बत के ईश्वरवाद का विचार वहाँ के मूर्ति पूजक और कट्टरपंथियों के लिए कष्टकर बनाया गया। अतः मक्का और में पैगंबर मोहब्बत पर जानलेवा हमला हुआ। इसीलिए 622 ईस्वी में मदीना आ गए और मदीना में ही उन्होंने शक्ति अर्जित की तथा 630 ईस्वी में उन्होंने मक्का पर भी कब्जा कर लिया। इस प्रकार इस्लामी राज्य की स्थापना हुई तथा मदीना और मक्का उसके दो केंद्र बने। इस्लाम में धर्म पहले तथा समाज और राज्य के इसके पश्चात। यही समस्या आज इस्लामी राज्य को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ उलेमा और कट्टरपंथी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित राष्ट्रीय सीमा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया। उनके पश्चात 4 आरंभिक खलीफा हुए हैं। उन्होंने निर्वाचित खिलाफ कहा गया ये अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। 632 से 631 ईस्वी इस बीच इस्लाम ने एक बड़े साम्राज्य का रूप ले लिया। इसने मिस्र, सीरिया, ईरान, इराक आदि पुरानी सभ्यताओं साम्राज्यों को जीत लिया। 631 ईस्वी में खिलाफ का पद वंशानुगत हो गया। पहले उमैया वंश 661 से 750 ईस्वी के खिलाफ और फिर अब्बासी खिलाफ स्थापित हुए। इस विषय अरब समुदाय की संरचना तथा इस्तेमाल को स्वच्छ रूप से भी बदलने लगा था। इस काल में इस्तेमाल के अंतर्गत होने वाले कुछ महत्वपूर्ण विकास को निम्नलिखित रूपों में रेखांकित किया जा सकता है। मक्का और मदीना के छोटे से संयुक्त राज्य से आगे बढ़कर इस्लाम
इस्लाम ने एक वृहद साम्राज्य की स्थापना कर ली तथा समान इस्लाम के प्रसार के लिए तलवार के सिद्धांत पर बल दिया जाता है, परंतु सूक्ष्म परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि महज तलवार के आधार पर यह सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है, बल्कि इसमें विचार की शक्ति ने अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुस्लिम मिलमिता बंधुत्व समानता की अवधारणा के विभिन्न समुदायों को आकर्षित किया है। अरब क्षेत्र में लोग पहले अर्थसभ्य और अशिक्षित थे, परंतु अपने प्रसार के माध्यम से विश्व की अन्य संस्कृति के संपर्क में आए। यथा मिस्र, ईरान, सीरिया और भारत, उन्होंने वहां से ज्ञान का संग्रहण करने और उस ज्ञान को फैलने में गहरी रुचि दिखाई। वस्तुतः अब्बासी खिलाफों के समय बगदाद में एक अनुवाद विभाग स्थापित था तथा भारत समेत दुनिया के अन्य प्रांतों, जिसमें से प्राचीन यूनानी और रोम क्लासिकल साहित्य भी शामिल था, का अरबी के अनुवाद किया गया। इस्लाम का मूल्यांकन करते हुए इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि एक समय था कि शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में अरब वालों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अरब का पुस्तकालय विश्व का सबसे समृद्ध पुस्तकालय रहा था, जिससे चंगेज खान के पुत्र होलाकाऊ खान ने नष्ट कर दिया था। इस कारण यह सचित मानव जाति की क्षति मानी जाती है। पहले अरब जनजाति मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, फिर पश्चिमी एशिया के समुदाय ने इस्लाम कबूल किया और फिर तुर्क और मंगोल भी इसमें शामिल हो गए। अपने प्रसार के क्रम में इस्लाम ने उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, पूर्व एशिया और दक्षिणी एशिया तक अपना प्रसार किया है। इस प्रकार इस्लाम ने पहली ग्लोबल व्यवस्था कायम की जो 7वीं सदी से 5वीं सदी तक चलती थी। इसीलिए कोलंबस और वास्को डी गामा के द्वारा वैकल्पिक मार्गों की खोज का प्रतीकात्मक अर्थ था। इस्लामी भूमंडलीकरण का अंत और ईसाइयों भूमंडलीकरण का आरंभ, जो 15वीं सदी में 2000 ईस्वी तक चलना था। इस्लाम एवं ईसाई शक्तियों के बीच धर्म युद्ध अथवा क्रूसेड। इस्लाम शक्ति ने अपने प्रसार के क्रम में लगभग संपूर्ण विश्व को जीत लिया था। केवल पश्चिमी यूरोप के देश बचे रहे थे। आगे उन्हें जेरूसलम पर कब्जा करने के लिए आपस में गठबंधन बनाकर इस्लामी शक्ति का सामना किया। इस क्रूसेड अथवा धर्म युद्ध के नाम से जाना गया है। 1095 और 1291 के बीच 3 प्रमुख धर्मयुद्ध घटित हुए थे। मध्यकालीन यूरोपीय समाज 3 वर्गों में विभाजित था। कुलीन वर्ग कुलीन समाज के शीर्ष पर थे। इनके पास भूमि संपादन होती थी तथा इन्हें वार्षिक विशेषाधिकार प्राप्त था। पदारी वर्ग सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था की स्थापना के पश्चात एक पदारी वर्ग अस्तित्व में आ चुका था, उससे भी वर्गीय विशेषाधिकार प्राप्त था। फिर चूंकि चर्च के पास भूमि संपादक होती थी, अतः यह चर्च के नाम पर स्वयं ही भूमिधारी बन बैठा था। जनसामान्य, इसमें से सभी अन्य लोग शामिल होते थे, यथा किसान, शिल्प एवं कारीगर, छोटे व्यापारी आदि। यह समाज का विशेषाधिकार वहीन वर्ग होता था। इससे सभी प्रकार का कर चुकाना होता था। पवित्र रोमन साम्राज्य, जर्मन जनजातियों ने रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इनमें एक जनजाति थी जिन्होंने गौलव क्षेत्र पर कब्जा किया है। इसी जनजाति समूह के एक शक्तिशाली राजवंश कैरोलिजिनियन वंश की स्थापना हुई है। इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक सलमान था। उसने यूरोप में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व तक फैला हुआ था। इसकी शक्ति देखकर रोम का पाप इसकी ओर आकर्षित हुआ तथा 8वीं सदी के अंत में अपने हाथ से राजमुकुट लेकर उसके सर पर रखते हुए यह घोषित किया कि आप पवित्र रोमन सम्राट है। अंत साम्राज्य पवित्र रोम साम्राज्य कहा जाने लगा। इस साम्राज्य का जुड़वा ईसाई धर्म के साथ हो चुका था। आरंभ में इसने धर्म युद्ध में भूमिका निभाई तथा फिर यह रोम कैथोलिक चर्च व्यवस्था के रक्षक के रूप में कार्य करता रहा। साम्यवादी और सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था की तरह यह भी एक अखिल यूरोपीय संस्था थी तथा यूरोप के आधुनिकीकरण एवं बदलाव के लिए इसका विघटन भी आवश्यक था। मध्ययुगीन यूरोपीय व्यवस्था के लक्षण, राजनीतिक क्षेत्र में समाजवाद। यह एक विकेंद्रीकरण व्यवस्था थी जिनमें राजा की शक्ति कमजोर थी तथा वास्तव शक्ति समानताओं के हाथों में थी। आर्थिक क्षेत्र में कृषि आस्था पर आधारित
व्यवस्था। इस व्यवस्था व्यवस्था के तहत यूरोपीय अर्थव्यवस्था अपने स्वरूपों में क्षेत्रीय हो गई थी। व्यापार की भूमिका सीमित थी और मुद्रा का प्रचलन बहुत ही कम था। सामाजिक क्षेत्रों में वर्गीकरण, विशेषाधिकार प्रभाव, ग्रीन वर्ग और पदाधिकारी वर्गों के पास भूमि संपादन थी और जन सामान्य उससे वंचित थे। धार्मिक क्षेत्रों में सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर चर्च के विशेषाधिकार था। शिक्षा पर भी चर्च का एकाधिकार था। चर्च रूढ़िवादी तर्कशास्त्रों को प्रोत्साहन दे रहा था। इसके अनुसार मनन और चिंतन के ही ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। इस आधार पर चर्च ने यह घोषित किया कि इस ब्रह्मांड के मूल में पृथ्वी है और सारे ग्रह एवं नक्षत्र पृथ्वी के और चक्कर लगा रहे हैं। प्रश्न उन कारकों की व्याख्या कीजिए जिनके परिणाम स्वरूप यूरोप के मध्य युग से आधुनिक युग में रूपांतर संभव हुआ। यह विश्लेषण यह प्रश्न अपने स्वरूपों में हाइपोथेटिकल है। इसमें से ये वर्ड है मध्य युग से आधुनिक युग में रूपांतरित तथा व्याख्या कीजिए। आप उत्तर की शुरुआत एक सटीक परिचयात्मक वाक्य से कर सकते हैं। अगली पंक्ति में एक थेसियस वाक्य दिया जाना चाहिए। थेसियस वाक्य दर्शाता है कि संपूर्ण उत्तर की दशा क्या होगी। आगे विचारों तथा विचार तथा एवं उदाहरणों की सहायता से थेसियस वाक्य सिद्ध करने की जरूरत है। फिर एक वाक्य में एक निष्कर्ष दिया जाना चाहिए। सामान्य अध्ययन के पत्र में थेसियस वाक्य को सिद्ध करने वाले तर्क एवं विचार छोटे पैराग्राफ में लिखे जा सकते हैं या फिर पाइप टंक में लेखक के मध्य कुछ महत्वपूर्ण शब्द या फिर किसी पंक्ति विशेष को उसी पेन की सहायता से रेखांकित किया जा सकता है। आप कुल प्रयास यह होना चाहिए कि आपके उत्तर का मूल्यांकन परीक्षा के लिए सुगम हो सके। यह तभी संभव होगा जब विचार एवं अभिव्यक्ति में स्पष्ट हो। मॉडल उत्तर मध्य युग से आधुनिक युग में रूपांतर के मार्ग में बाधाएं तीन प्रमुख संस्था थी यथा संवाद यूरोपीय चर्चा व्यवस्था एवं पवित्र रोमन साम्राज्य। जब इन तीनों संस्थाओं का विघटन हुआ तो फिर आधुनिक युग का आगमन संभव हुआ है। निम्नलिखित कारकों ने इन संस्थाओं के विघटन को संभव बनाया। कृषि के क्षेत्रों में तकनीकी सुधार और व्यावसायिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रा का प्रवेश हुआ है। अतः समाजी ढांचा चरमराने लगा है। एक तरफ समाजवाद के पतन के पश्चात पूंजीवाद का विकास हुआ तो दूसरी तरफ इस स्थिति का फायदा उठाकर यूरोप के महत्वाकांक्षी शासकों ने अपने को पुनर्स्थापित किया है। उसी प्रकार प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने अखिल यूरोपीय चर्चा व्यवस्था का विघटन कर दिया है। इसके पश्चात ही राष्ट्रीय राज्य का उत्थान संभव हुआ है। अंत में 30 वार्षिक युद्ध में परिणाम स्वरूप पवित्र रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ था। आधुनिक राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुआ है। वस्तुतः वेस्टफैलिया की संधि के साथ यूरोप राज्यों के संबंध बदल गए हैं। इस प्रकार यूरोप का मध्य युग से आधुनिक युग में रूपांतरण संभव हुआ। आधुनिक विश्व यूरोप में आधुनिकता का आगमन। आधुनिकता के लिए परिवर्तन की आवश्यकता था और परिवर्तन के प्रक्रमण को समझने के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला का उपयोग किया जा सकता है। आर्थिक परिवर्तन, वर्गीकरण में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, औपचारिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। आगे परिवर्तन का यही क्रम चलता रहता है। वैचारिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। सामान्यतः बदलाव को समझने के लिए परिवर्तन के क्रम को समझना आवश्यक है। अब आर्थिक परिवर्तन घटित होता है तो वर्गीय समीकरण में परिवर्तन आ जाता है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप एक वर्ग को वाच्य टूटता है और दूसरे वर्ग का वाच्य स्थापित हो जाता है। इससे वैचारिक परिवर्तन का रास्ता तैयार होता है क्योंकि पहले जो प्रभावी वर्ग था उसके पतन के साथ उसके विचारधारा का प्रभाव भी सीमित हो जाता है और फिर एक नव स्थापित वर्गों की विचारधारा कहीं अधिक प्रभावी हो जाती है। इससे वैचारिक परिवर्तन का मार्ग तैयार होता है। फिर वैचारिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देते हैं और इस प्रकार परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। अतः ऐसा माना जाता है कि आधुनिक पश्चिम के उद्भव में व्यापारिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसे व्यावसायिक क्रांति के नाम से जाने गए हैं। चौथी और 18वीं शताब्दी के बीच आधुनिक पश्चिम का उदय। व्यवसायिक क्रांति, पूर्ण जागरण, समानतावाद का पतन, धर्म सुधार आंदोलन, वाणिज्यवाद का विकास, राष्ट्रीय राज्यों का उदय। व्यवसायिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप की क्षेत्रीय स्थिति एवं समांती अर्थव्यवस्था वैश्विक गतिशील एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गई। एक